नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज लेकर आया हूं क्राइम की एक ऐसी कहानी जहां हत्यारा इतना शातिर है कि हर बार पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर गायब हो जाता है और सोचता है कि वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन कत्ल करने के 15 साल बाद वो अपनी एक छोटी गलती से पकड़ा गया। कैसे, ये अभी सजनी नायर हत्याकांड में आगे बताऊंगा। आज की कहानी की शुरुआत करीब 22 साल पहले हुई थी, जब केरल से कामकाज के तलाश में नायर परिवार गुजरात रहने के लिए आए और साल 2002 में अपनी बेटी सजनी नायर का रिश्ता तरुण जिनेराज नाम के आदमी के साथ जोड़ दिया, यानी उसकी शादी हो गई। सजनी एक बैंक में काम करती थी और तरुण स्कूल में पीटी टीचर था। बच्चों को वॉलीबॉल की ट्रेनिंग दिया करता था, जिस वजह से उसका शहर से बाहर आना जाना लगा रहता था। वो दोनों अहमदाबाद के कीबोपल इलाके में एक अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर रहते थे और जब कभी भी तरुण शहर से बाहर जाया करता था तो सजनी को फ्लैट पर अकेले रहने से मना कर देता और उसे मायके भेज देता था। 5 फरवरी 2003 को सजनी आखिरी बार अपने मायके गई। सजनी को देखकर उसके पिता को लगा कि बेटी शायद कुछ परेशान है। उन्होंने पूछा भी पर सजनी ने कुछ जवाब नहीं दिया, कहा सब ठीक है। पिता ने सोचा नई नई शादी है तो अभी वो एडजस्ट करने में लगे होंगे एक दूसरे के साथ। दिन बीतता गया और आ जाता है 14 फरवरी। सजनी फोन पर अपनी बहन से बात कर रही थी। शाम के लगभग 7 बजे होंगे। छोटी सी बातचीत के बाद जल्द ही कॉल कट गया और उसके मायके के लोग भी अपने अपने काम में लग गए। लेकिन सजनी के कॉल के कटने के लगभग 2 घंटे बाद एक और कॉल आया और उस कॉल ने सबके होश उड़ा दिए। ये कॉल तरुण का था जो उन्हें हॉस्पिटल बुला रहा था। लेकिन इससे पहले कि सजनी के परिवार वाले हॉस्पिटल पहुंचते, सजनी दम तोड़ चुकी थी। मौत की वजह गले का घुटना था। सजनी के कत्ल के बाद खुद तरुण इतना टूट गया कि रोए जा रहा था लगातार। वो छानबीन के लिए फ्लैट पर पुलिस पहुंची तो ऐसा लग रहा था कि घर में लूट हुई है। तरुण ने भी कहा कि वो अक्सर सजनी को अकेले रहने से मना करता था और जिसका डर था देखिए वही हो गया। भले ही तरुण कुछ भी कहे, लेकिन पुलिस को न जाने क्यों तरुण झूठा लग रहा था। और तो और पुलिस का खोजी कुत्ता भी तरुण पर ही भौंके जा रहा था। लेकिन तरुण की हालत उस वक्त ऐसी थी जैसी सजनी के मौत का सबसे बड़ा धक्का सदमा उसे ही लगा है। इस पूरे घटना के बाद उसे एंजाइटी अटैक्स भी आने शुरू हो गए और उसे इस वजह से अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और पोस्टमार्टम के बाद सजनी का अंतिम संस्कार भी तरुण के भाई को करना पड़ा इसके वजह से। लेकिन सब कुछ होने के बाद जब भाई ने तरुण का हाल जानना चाहा तो पता चला कि तरुण तो अस्पताल में है ही नहीं। तरुण के ऊपर पुलिस की भी नजर थी, लेकिन फिर भी वो गायब हो गया और पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि सजनी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि खुद उसका पति तरुण ही था। लेकिन सवाल ये था कि हत्या का मोटिव क्या था। अब यही तो पुलिस को पता लगाना था, जिसके बाद पूछताछ में पता चला कि तरुण का किसी के साथ चक्कर चल रहा था और उसने मजबूरी में सजनी के साथ शादी की थी। लेकिन तरुण अब कहाँ है इसका किसी को कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। पुलिस गुजरात के अलावा कई पड़ोसी राज्य में भी तरुण को ढूंढने की कोशिश में लगे थे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे जांच भी धीमी पड़ गई, जो एक बार फिर तब जोड़ पकड़ा जब सजनी के माता पिता गुहार लगाते हुए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंच गए। और फिर साल 2006 में उनके निर्देश पर एक बार फिर से मामले की जांच शुरू हुई और इस लव ट्रायंगल वाले केस में पुलिस तरुण के गर्लफ्रेंड तक पहुंच गई, जहां पता लगा कि सजनी के कत्ल और गायब होने के बाद तरुण 16 फरवरी को अपनी प्रेमिका के पास गया था, ये कहने के लिए कि आओ चलो अब हम शादी कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त तक उसकी प्रेमिका को भी ये बात पता लग गई थी कि तरुण एक कातिल है और इसलिए उसने उसके साथ कोई भी रिश्ता रखने से इनकार कर दिया। पुलिस ने जब लड़की के बात को वेरीफाई किया तो उसकी बात सच निकली, लेकिन उनके सामने स्थिति अब भी वही थी कि सजनी का कातिल उसका पति आखिर कहाँ है। उसका कुछ भी क्लू उनके पास नहीं था, क्योंकि तरुण ने कत्ल के बाद सभी से 0 कांटेक्ट रख लिया था जिसे भी वो जानता था। इस वजह से वो सीडीआर की मदद से भी ट्रेस नहीं हो पा रहा था। हालांकि फिर भी समय समय पर सजनी मर्डर केस की फाइल खुलती रहती थी और तरुण के परिवार वालों के कॉल डिटेल्स भी चेक होते रहते थे, जिससे कि ये पता लगे कि तरुण उनके कांटेक्ट में है या नहीं। ऐसे कई साल बीतते गए और फिर आया साल 2016।
एक नए अधिकारी ने एक बार फिर से इस केस को खोला और नए सिरे से खोजबीन शुरू कर दी, जिससे सजनी के हत्यारे पति का पता लग सके। उसके सिर पर 1 लाख का इनाम भी था और एक बार फिर से CDR खंगाले गए। और फिर तरुण की मां के कॉल डिटेल्स में एक अजीब चीज नोटिस की गई कि उनको एक कंपनी के लैंडलाइन से अक्सर कॉल आया करता था और उस पर वो बातचीत करती थी। अब इसमें अजीब बात ये था कि जिस ओरेकल कंपनी की लैंडलाइन नंबर था वो गुजरात नहीं बल्कि बेंगलुरु में था। और एक पल को मान ले कि कॉल कस्टमर केयर का था तो एक ही नंबर से बार बार कॉल क्यों आ रहा था। और सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात तो ये थी कि लैंडलाइन जिसके नाम पर था वो नाम था प्रवीण भटेला, और यही नाम तरुण के एक दोस्त का भी था जो कोचिंग सेंटर चलाता था। और भला एक कोचिंग सेंटर चलाने वाला आदमी अपने खूनी दोस्त के मां से क्यों बात करेगा, वो भी बेंगलुरु में जाकर गुजरात में। यहीं पर पुलिस को शक हुआ कि हो ना हो ये तरुण ही होगा जिसने अब पहचान बदल ली होगी। गुजरात पुलिस ने छानबीन करवाया कि वहां उस कंपनी में कोई तरुण नाम का आदमी है या नहीं। उधर से रिपोर्ट आई कि आप जिस तरुण जिन्नराज नाम के आदमी को ढूंढ रहे हैं वैसा इस कंपनी में कोई नहीं है, लेकिन कंपनी के कॉल सेंटर में प्रवीण भटेले नाम का एक आदमी जरूर है, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। अब पुलिस को यहाँ जो शक था वो एक पल को सही भी हो सकता था या फिर गलत भी हो सकता था, लेकिन सच जानने के लिए वेरीफाई करना जरूरी था। इसलिए पुलिस की टीम से 2 लोग नॉर्मल ड्रेस में प्रवीण भटेला के ऑफिस में जाकर उससे मुलाकात की। लेकिन मिलते वक्त पुलिस के उस दोनों आदमी ने उसे प्रवीण कहकर मुलाकात नहीं की बल्कि तरुण कहा, जिससे वो चौंक गया। लेकिन खुद को वो प्रवीण कहकर ही हाथ मिलाने लगा। हाथ मिलाने के लिए जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया उसी वक्त दोनों आदमी ने प्रवीण के हाथ को बहुत अच्छे तरीके से चेक किया और फिर कहा, तरुण जिन्नराज चलो अहमदाबाद चले। ऐसा पुलिस ने इसलिए कहा क्योंकि वो जिस सजनी नायर के हत्यारे को ढूंढने के लिए आए थे यानी तरुण को, उसकी एक उंगली वॉलीबॉल खेलते हुए टूट गई थी और उसकी पहचान वेरीफाई भी उसी से हुई। और गिरफ्तारी के बाद उसे वापस गुजरात लाया गया। उस पर मुकदमा चला, सजा हुई और उसे साबरमती जेल में बंद कर दिया गया। और इस बात से सबसे ज़्यादा सुकून जिसे मिला वो थे सजनी के घर वाले, क्योंकि लगभग 15 साल बाद उनकी बेटी का हत्यारा सलाखों के पीछे गया और उसे उसके किए की सज़ा मिली और सजनी नायर को इंसाफ। लेकिन ये अंत नहीं है, क्योंकि हत्यारा तरुण इतना शातिर बन चुका था कि पिछले साल अगस्त के महीने में जमानत मिलते ही वो दोबारा फरार हो गया और पुलिस ढूंढते रह गई। लेकिन लगभग 2 महीने बाद सजनी का हत्यारा तरुण फिर से वही गलती कर बैठा, यानी अपनी मां को कॉल कर दिया, जिस पर पुलिस अपनी नजर गड़ाए बैठे हुए थे। फिर क्या, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तरुण को दोबारा दिल्ली जाकर गिरफ्तार कर लिया और एक बार फिर से सजनी नायर का कातिल सलाखों के पीछे पहुंच गया। लेकिन जरा सोचिए, आज के केस में हत्या की वजह क्या निकलकर सामने आई कि उसे किसी और से शादी करनी थी, इसलिए सजनी को उसने मार दिया। काश सजनी उससे शादी ही नहीं करती तो उसकी जिंदगी बच जाती। लेकिन सजनी को मारकर भी तरुण को कुछ हासिल नहीं हुआ, ना तो उसकी शादी उसके गर्लफ्रेंड से हो सकी और ना ही वो अब अपने दूसरे परिवार के साथ है। तरुण ने सिर्फ ना अपनी जिंदगी बर्बाद की बल्कि कई परिवार का सुख चैन छीन लिया और अब तरुण के बच्चे की भी जिंदगी समझिए कि पिता के बिना बर्बाद ही हो गई। इस पूरे केस को देखने के बाद आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। और हर रात 8 बजे क्राइम की एक चौंका देने वाली कहानी जरूर देखिए, सिर्फ और सिर्फ क्राइम कनेक्ट पर। हम फिर मिलेंगे नए सफर में, तब तक के लिए धन्यवाद।